बच्चों, दिस ये संतोष सर और आप लोग को एचडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का वह भाग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या आने वाले जो टीआरई 4 है, या एसएससी हो, या दरोगा हो, या पुलिस के बहाली हो, उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल जरूर पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है बच्चों जिससे यह सवाल ना पूछा जाए। तो बच्चों, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर पर। बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो कांग्रेस की जो भूमिका थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। किसकी? कांग्रेस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण था। और कांग्रेस की स्थापना क्यों होता है, कांग्रेस की स्थापना किसने किया, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी से आपको 1 और 2 नंबर जरूर इतिहास से पूछा जाता है। तो बच्चों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाता है। कब हो जाता है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन में 1885 से लेकर 1947, कब से? 1885 से लेकर 1947 तक को 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम जो चरण है बच्चों, उसको कहते हैं, प्रथम चरण का है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक है। कब से कब तक? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक है। जिसके इससे जो जो वर्ष है, इस वर्ष में जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको हम लोग उदारवादी नेता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उदारवादी नेता के नाम से जानते हैं। बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रथम चरण जो आंदोलन था वो कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम चरण आंदोलन 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक माना जाता है। और उदारवादी नेता थे, उसका नेतृत्व करता कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? सूर्यनाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, महादेव राणा डे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि हमारे प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता करने वाले थे। बच्चों, दूसरा नंबर जो है, दूसरा चरण उग्रवादी नेता के नाम से जानते हैं। यानी कि जो 1906 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में जो आंदोलन चला, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, वो उग्रवादी के नेता के नाम से जाने जाते थे। किनके नाम से? उग्रवादी नेता के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बीडी सावरकर, श्याम जी कृष्ण इत्यादि, ये हमारे उग्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, जो तीसरा चरण है 1919 से लेकर 1947 तक। कब से कब तक? 1919 से लेकर के 1947 तक। इस जो तीसरी चरण है उसको हम लोग गांधीवादी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गांधीवादी के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और भारत आने के बाद यहाँ जो भी आंदोलन करते हैं वो आंदोलन कंटिन्यू के चलता है, जो कि इनके टॉपिक लंबे चलेगा, तो इसके विषय हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब ऐसे व्यवस्थाएं हुआ, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले कुछ हम लोग जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे, तभी हमको समझ में आया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आखिर क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ष है 1599 द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये क्या है? एक कंपनी का नाम है तो बहुत लंबा चौड़ी, पर आपको पता होगा बच्चों, इसी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस नाम से आप भली भांति से परिचित होंगे। किस कंपनी के नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है।
31 दिसंबर 1600 ईस्वी एलिजाबेथ, ये भी नाम से परिचित होंगे आप लोग। एलिजाबेथ कौन थे? तो उस वक्त इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी। कौन थे? एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी। वह 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ, क्यों, किस देशों के साथ? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। क्या दिया? व्यापार करने का एकाधिकार दिया। किसके साथ? पूर्वी देशों के साथ। किसके साथ? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। अब बच्चों सवाल उठता है, एकाधिकार होता क्या है? तो एकाधिकार मतलब होता है ना तो स्वतंत्र रूप से कंपनी रहा, ना तो स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रहा, इसे एकाधिकार कहते हैं। आगे क्या है? 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके साथ? बक्सर के साथ होता है। ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आपको जवाब देना है 23 जून 1757। दूसरा में है क्या? प्रश्न पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आपको क्या बताना है? 22 अक्टूबर 1764 में होता है। किसके साथ होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके साथ यह युद्ध होता है। इनके साथ? बंगाल के नवाबों के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्हीं के साथ युद्ध होता है। और दोनों युद्ध में, बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध में किनको विजय मिलता है? अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त होता है, विजय उनको मिलता है, जीत जाते हैं, युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक बच्चों, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बक्सर के साथ जब युद्ध हो रहा था तो जो भारतीय लोग थे वहां बैठकर ताली मारते थे, ताली बजाते थे। पर इनको उस समय भारतीयों को ये पता नहीं था कि युद्ध किन के साथ हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, वो उनको कुछ पता नहीं था। बस बैठ के ताली मारते थे, देखते थे, आनंद लेते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो युद्ध हो रहा है वह पारंपरिक रूप से जो राजा रजवाड़े आपस में लड़ा करते थे वही सोचते थे और पूरा एंजॉय, अपना आनंद लेते थे। इनसे कोई मतलब ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं था कि वह युद्ध क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है ना। और ये भी पता नहीं था कि आगे चलकर जो भारतवासी है उनको साथ क्या किया जाएगा, उनका हश्र क्या होगा, इस चीज से वे वाकिफ नहीं थे। चलो बच्चों, तो आगे क्या बताया जा रहा है देखिएगा। सन 1757 भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है। कब होती है? ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब होता है? 1757 में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? शोषण करना। क्या होता है उद्देश्य? शोषण करना इनका उद्देश्य होता है। और ये भी प्रश्न आता है कि औपनिवेशिक के शासन के मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक के शासन का मतलब होता है बच्चों, जब कोई देश एक दूसरे देश पर शासन करता है और वहाँ की जो भी जन संसाधन है, जो भी वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर क्या कर लेना, उस पर पूरा अधिकार कर लेना, एकाधिकार कर लेना। वहाँ के जितने भी सारे संसाधन है वो अपने देश के हित में, अपने हित में वह कार्य करना औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो भारत पर औपनिवेशिक शासन करना शुरू कर दिया था। भारत पर औपनिवेशिक शासन करना शुरू कर दिया था। अर्थात जो भारत में जो भी संसाधन था, यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं थे उन पर शासन कर लेना, उन पर कब्जा कर लेना, और यहाँ की जो भी संसाधन थे वो अपने हित मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो अंग्रेज थे, अपने हित के लिए वह काम करते थे। जो भी चाहते थे वो अपने देश के हित के लिए सोचते थे, जो भी काम करते थे अपने कंपनी के लिए काम करते थे, भारतवासियों के काम नहीं करते थे। इसलिए औपनिवेशिक शासन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो भी यहाँ व्यवस्थाएं थी, जो भी धन दौलत संपत्ति, जितना भी व्यवस्थाएं थी, जो जन संसाधन जो भी था, वह यहाँ से निचोड़ करके, यहाँ से लूट करके वह ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के लिए, अंग्रेज अपने लिए उसकी व्यवस्था में लाते थे, अपने हित के लिए काम में लाते थे। इसलिए औपनिवेशिक शासन के रूप से जाना जाता है।
आगे बच्चों, जब 1757 में अपने शासन शुरुआत होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वह राजनीतिक रूप से भाग लेते हैं और बंगाल पर पहले कब्जा करते हैं और धीरे 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 पूरे भारत में वह छा जाते हैं। छा जाना मतलब होता है बच्चों कि यहाँ के जो भी राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनके सामने, अंग्रेजों के सामने, ईस्ट इंडियन कंपनी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अपने आप को नतमस्तक होने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अंग्रेजों के सामने और पूरा जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से ईस्ट इंडियन कंपनी का कब्जा भारत पर हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके वजह से 100 वर्ष बाद क्या होता है, कितने वर्षों बाद, 100 वर्ष बाद 1857 में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, जो कि कहा जा सकता है कि भ्रूण अवस्था में होता है। किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में होता है। कब? जब 1757 में जब औपनिवेशिक शासन शुरुआत हो जाता है भारत में, ठीक उसके 100 साल बाद जो भारतीय लोग हैं उनमें 1857 में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। किसकी भावना उत्पन्न होती है? राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। तो भावना कैसे उत्पन्न होता है बच्चों, आज आप लोगों को बताया जाए कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने देश से प्रेम नहीं करता होगा। कारण क्या है कि आज हम लोग कोई मैप देखते हैं तो बता देते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही बताते हैं किसका मैप है, तो इंडिया का मैप है। कौन सा देश है? इंडिया देश है ना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, उनके राष्ट्रगान समझाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, उनको बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना उनके अंदर समझाया जाता है, दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। और ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो अपने देश से प्रेम करता नहीं है। सारे बच्चे, सारे लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, बचपन से ही अपने देश के बारे में सुनते आए हैं, जानते आए हैं, समझते आए हैं, जिससे कारण क्या है कि अपने देश से आज को हम लोग बलिदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। पर बच्चों उस वक्त क्या था, 1857 में ना तो कोई मीडिया थी, ना कोई चैनल था, ना कोई टेलीविजन था, ना रेडियो था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट ना था, कुछ नहीं था। तो उस सिचुएशन में हमारे जो देशवासी थे उनके राष्ट्रीय की भावना नहीं था, उसमें उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना न होने के कारण वो जानते नहीं थे कि हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा किस देश में रहते हैं। क्योंकि उस वक्त जो छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, क्षेत्रीय रूप से जाना जाते थे, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो राष्ट्र की भावना उनमें नहीं थी। तो जिससे कारण क्या हुआ, वो उनका शोषण होता चला गया, एक दूसरे से बिखरते चले गए, टूटते चले गए, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय भावना नहीं थी। पर बच्चों आज के उद्देश्य अलग हो गया, क्योंकि आज हम छोटे छोटे बच्चों लोग को भी पता है कि राष्ट्र क्या है और देश क्या है। क्योंकि जब आपसे कोई देश में रहते हैं, मान लीजिए कोई विदेश में जाइएगा तो वहां से पूछा जाएगा कहाँ के रहने वाले हैं, तो कोई बता देता है कि हाँ आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। अगर इंडिया में रहकर पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हैं, तो अपने राज्य का नाम ले लेंगे। अगर राज्य में है कहाँ के रहने वाले हैं तो जिला का नाम ले लेंगे। अगर जिला में पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हैं तो प्रखंड का नाम ले लेंगे। प्रखंड का नाम लेने पूछने बताया जाएगा तो अपने गांव का नाम ले सकते हैं। तो आज हमने अपने गांव से लेकर एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है। और बच्चों उस वक्त ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी, जिससे कारण के भावना, देश प्रेम की भावना नहीं थी। इसलिए 1857 में राष्ट्रीय भावना तो आया, लेकिन क्या था, भ्रूणावस्था में था। क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि राष्ट्र भावना क्या होती है, राष्ट्र हित क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है। ऐसा उन्हें कुछ जानकारी नहीं था, इससे कुछ अपरिचित थे, जानकारी नहीं था ही नहीं। ठीक बच्चों, आगे क्या है, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का माध्यम बनाया। क्या बनाया? अंग्रेजी भाषा को शिक्षा में माध्यम बनाया। इससे क्या लाभ हुआ, जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा का शिक्षा में माध्यम बनाया तो जो भारतीय लोग थे वह क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्टिविटी हुआ, एक दूसरे से जुड़े, भाषा को समझ में आया, अंग्रेजी सीखे और व्यवस्था उनको पता चला कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं है। जो कि जाने अनजाने में क्या किया अंग्रेजों ने, कुछ कुछ जो व्यवस्थाएं थी, जैसे रेलवे का यातायात साधन हुआ, शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो इससे क्या हुआ, भारतीयों को लाभ मिला। इससे क्या हुआ, भारतीयों को लाभ मिला, जिससे क्या हुआ, बच्चों को देश प्रेम, देशभक्ति इत्यादि को भी जानकारी उनमें मिलना शुरू हो गया। बच्चों
उसके बाद 1800 पता है कि 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में रेलवे की व्यवस्था किया गया था, पहले ट्रेन चला था भारत में। उसके बाद जो भारतीय जो थे क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन का व्यवस्था होना शुरू हो गया, क्योंकि जो धीरे धीरे जो देश भावना उत्पन्न थी, उन्होंने लगा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा एक संस्था होना चाहिए जो अपने देश के हित के लिए काम करे, अपने देश के प्रति काम करे। ऐसे उन्होंने एक छोटे छोटे संगठन बनाना शुरू किए थे। पर बच्चों सबसे पहले जो संगठन बना था वह क्या नाम था? पहला जो संगठन का नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या नाम था पहला संगठन का? जो क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन था, ध्यान रखिएगा, क्या संगठन? क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन था। जो पहला संगठन का नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1938 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1938 को बनाया गया था। और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसका स्थापना करने वाले द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि जब भारत से स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था तो सबसे पहले क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन कौन बनाया गया? कौन बनाया? क्या नाम था और कब बनाया गया? तो क्या नाम था संगठन का? लैंड होल्डर सोसाइटी। कहां बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1938 से बनाया गया। इसके स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो इसके स्थापना करने वाले व्यक्ति थे द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। और इस जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसके जो सदस्य थे, सदस्य मतलब जो और जो मेंबर थे, कौन कौन थे? तो राजा राधा कांत देव जी थे, राजा काली कृष्ण थे, प्रसन्न कुमार इत्यादि, जो प्रसन्न कुमार टैगोर इत्यादि इसमें सदस्य थे। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जमकर शेयर करें। तो बच्चों आज हम उस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, इसके आगे जो भाग आएगा अगला वीडियो में लाएंगे जो आप लोग के लिए भी और भी हितकारी होगा। तो बच्चों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।